Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 15 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 2 पढ़ाया था हमने संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने हाल ही में अपने सभी निवासियों के लिए मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने हाल ही में फ्री यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस अपने सभी निवासियों के लिए घोषणा की है। तो चलिए बात करते हैं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो क्या है। ये जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 5 लाख रुपए ऑन अ फ्लोटर बेसिस, यानी कि पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का उन्हें बीमा कवरेज दिया जाएगा। और इसमें जो फैमिली की साइज़ है, यानी कि कितने मेंबर्स है, वो मैटर नहीं करता। और इसके साथ साथ जो मेंबर की जो एज है वो भी मैटर नहीं करती। इसके साथ साथ जो भी बीमारी शुरू से है, लाइक राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो भी बीमारी है, उसे भी इसके तहत कवर किया जाएगा। तो चलिए अब बाकी की डिटेल्स जानते हैं फर्दर स्लाइड में। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने हाल ही में एक हेल्थ स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर के सभी निवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, जो कि है मनोज सिन्हा। ये की जाएगी इन कन्वर्जेंस विद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये वर्ष 2018 में इसकी इनॉग्रेशन की गई थी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा। उसके साथ साथ, यानी कि उसके कन्वर्जेंस के साथ, ये सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे जम्मू एंड कश्मीर के सभी निवासियों को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगी। और इसमें इंक्लूड होंगे जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और करंट वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर के। लिंक दे रही हूँ मैं आपके लिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस पैकेज में क्या क्या रहेगा। तो ये जो पैकेज है, ये सारी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीजेस जो है इम्पॉर्टेंट, उसे कवर करेगा, जैसे कि कैंसर या फिर किडनी फेलियर। और इसके साथ साथ रिसेंटली कोविड-19 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ ये जो 5 लाख रुपए का जो अपर लिमिट है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस भी इंक्लूड होंगे, यानी कि 3 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, हॉस्पिटल जितने दिन रहेंगे उसके चार्जेस इंक्लूड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ 15 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर किए जाएंगे इस बीमा इंश्योरेंस में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा कल्याण योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, ओडिशा। ओडिशा की सरकार ने अपने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए गरिमा नाम की वेलफेयर स्कीम शुरू की है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने 12 सितंबर को गरिमा नाम की एक जो नई स्कीम है उसकी घोषणा की है, जिसके तहत वो इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनका सेफ्टी और डिग्निटी का ध्यान रखा जाए। और इसके साथ साथ 20,000 जो कोर सैनिटेशन वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ को कवर किया जाएगा, और जिससे लगभग 1 लाख की जो पॉपुलेशन है उसे फ़ायदा होगा। और इसके लिए ऑलरेडी उड़ीसा की सरकार ने 50 करोड़ का जो कॉर्पस मनी है वो रोल आउट कर दिया है। और इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो सैनिटेशन वर्कर्स है उनकी जो टाइम लिमिट होगी, वर्किंग टाइम लिमिट होगी, वो 6 आवर्स हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो गरिमा स्कीम है इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद ये है कि इसके तहत उड़ीसा की सरकार आइडेंटिफाई करना चाहती है सर्वे के माध्यम से कि कितने ज़्यादा कोर सैनिटेशन वर्कर्स है उड़ीसा में, और इसके साथ साथ कितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं सैनिटेशन रिलेटेड, और उनके लिए नेसेसरी मशीन्स क्या क्या ज़रूरी है उसका प्रोविज़न करना चाहती हैं। उसके साथ साथ जो अप्रोप्रिएट पीपीई किट है
उसका भी इंतज़ाम करना चाहती है ताकि सही मायने में उन्हें सेफ वर्किंग कंडीशंस मिल सके, बिकॉज ये एक एसेंशियल सर्विस है और ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं हमारी सोसाइटी को क्लीन करने में। तो उन्हें सबसे ज़्यादा सेफ्टी और डिग्निटी की ज़रूरत है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने कौन कौन सी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की हैं। तो पहला है आवाधा स्कीम, दूसरा है पिट्ठा स्कीम, तीसरा है कालिया स्कीम और चौथा है बलराम स्कीम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस संगठन ने सुगना फूड्स के साथ 15 मिलियन यूएस डॉलर्स का वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सुगना फूड्स के साथ 15 मिलियन यूएस डॉलर का एक फाइनेंसिंग डील साइन किया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 12 सितंबर को ये घोषणा की है कि उन्होंने 15 मिलियन यूएस डॉलर का एक डेट फाइनेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया है विद सुगना फूड्स, और इसके लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया है सुगना फूड्स के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को। तो इस इन्वेस्टमेंट के बाद जो पोल्ट्री फार्मिंग ऑपरेशंस है भारत में उसे हेल्प मिलेगी, और इसके साथ साथ जो रूरल लाइवलीहुड्स है यानी कि जो पोल्ट्री फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं और फूड सिक्योरिटी है भारत में, वो सस्टेन की जाएगी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। तो ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी बिकॉज अलग अलग जगह जगह र्यूमर्स आ रहे थे फ्रॉम टाइम टू टाइम कि पोल्ट्री को कंज्यूम करने से भी कोरोना वायरस होते हैं। सो ये जो रूरल लाइवलीहुड है ये काफ़ी एट स्टेक आ गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं सुगना के बारे में। तो सुगना भारत का लार्जेस्ट पोल्ट्री ब्रॉयलर एंटरप्राइज है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था कोविड-19 के कारण, और जब नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहा था तब इसकी सप्लाईज बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हुई थी, जिससे काफ़ी लोगों की लाइवलीहुड एट स्टेक आ गई थी। तो इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा सुगना फूड्स को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2020 में कौन कौन से लोन्स अप्रूव किए हैं। तो उन्होंने 177 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया था महाराष्ट्र की सरकार को, ताकि 450 किलोमीटर का जो रोड लेंथ का हाईवे है महाराष्ट्र का उसे अपग्रेड किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने 346 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया था महाराष्ट्र को, जिसके तहत रिलायबल पावर कनेक्शन महाराष्ट्र के गांव तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने भारतीय सरकार को दिया था ताकि कोरोना महामारी से वो सही ढंग से लड़ सके, और 60 मिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने लोन दिया था आवास फाइनेंसेस लिमिटेड को, जिसके तहत जो भी लोअर इनकम बोरोवर ग्रुप है जिसमें पर्टिकुलरली महिलाएं हैं उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन सैंक्शन किया था, जिसके तहत जो दिल्ली मीरठ का RRTS है उसकी कंस्ट्रक्शन हो पाए, और इसका जो पहला ट्रांच है वो उन्होंने ऑलरेडी रिलीज़ किया है ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर्स। इसके अलावा 100 मिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने लोन दिया था इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को गवर्नमेंट प्रोमोटेड NIIF के थ्रू। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस कंपनी ने चेक कंसल्टेंसी फर्म गाइड विजन को 30 मिलियन यूरोस के लिए खरीदने का अनाउंसमेंट किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, इन्फोसिस। इन्फोसिस खरीदेगी चेक कंसल्टेंसी फर्म गाइड विजन को 30 मिलियन यूरोस के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे हाल ही में इन्फोसिस ने ओहायो बेस्ड फर्म जिसका नाम है कैल्डियोस्कोप इनोवेशन को 42 मिलियन यूएस डॉलर्स के लिए एक्वायर किया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो आईटी फर्म इन्फोसिस ने ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन किया है गाइड विजन को एक्वायर करने के लिए फॉर 30 मिलियन यूरोस। गाइड विजन एक एंटरप्राइज सर्विस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, और ये जो 30 मिलियन यूरोस की जो डील हुई है इसमें अर्नआउट और बोनसेस भी इंक्लूडेड है। तो चलिए अब बात करते हैं गाइड विजन के बारे में। तो गाइड विजन स्पेशलाइज करता है और ऑफर करता है स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी, कंसल्टिंग,
इम्प्लीमेंटेशंस, ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विस नाउ के प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ साथ इन्फोसिस ये भी कहता है कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनीज है और ये आगे जाके एक एसेंशियल सर्विस भी बन जाएगी। तो जो भी कंपनीज होती है जिनका सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, गाइड विजन है वो उसमें मदद करता है उसे सिंप्लीफाई करने में, ताकि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी गेन कर सके। इसके अलावा गाइड विजन के जो क्लाइंट्स हैं वो 100+ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, वित्त वर्ष 21 के लिए S&P ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज E-9%। S&P ने आंका है कि भारत की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी अप टू 9%। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 14 सितंबर को अपनी जो रिवाइज रेटिंग्स है वो रिलीज की है, जिसके तहत उन्होंने आंका है कि जो भारत की जीडीपी रहेगी वित्त वर्ष 21 के लिए वो घट के हो जाएगी अप टू 9%। और इससे पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी अप टू 5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। अब उनका ऐसा मानना है कि जैसे जैसे भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो जो प्राइवेट स्पेंडिंग है यानी कि लोगों की स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम हो गई है और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम हो गई है। इसीलिए उन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत की जो जीडीपी है वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और इसीलिए उन्होंने -9% का फिगर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां सवाल, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज -11.5% पर उन्होंने आंका है भारत की जीडीपी फॉर फिस्कल ईयर 2020 एंड 21। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि मूडीज के इन्वेस्टर सर्विस ने ये आंका है कि भारत की जो रियल जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी टू 11.5%, यानी कि जो आंकड़ा होगा वो होगा -11.5% फिस्कल ईयर 2020 और 21 के लिए। इससे पहले उन्होंने जो प्रीवियस एस्टिमेट दिया था वो था ऑफ -4%। इसके साथ साथ मूडीज ने ये भी कहा है कि वर्ष 2021-22 में उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि भारत की जो जीडीपी है वो रीबाउंड करेगी और बढ़ के हो जाएगी अप टू 10.6%, जो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटिस्टिकल बेस रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि धीरे धीरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है भारत में वो बढ़ती जा रही हैं। हमारा अनलॉक प्रोसेस ऑलरेडी बिगन हो गया है और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ रहा है। तो चलिए एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि बाकी एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 21 के लिए कितने प्रतिशत तक आंका है। तो इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आंका है -11.8%, इकरा ने आंका है -9.5%, एसबीआई ने आंका है -10%, सीरिस ने आंका है -5%, फिच ने आंका है -10.5%, S&P ने आंका है -9%, केयर रेटिंग्स ने आंका है -8% और FICCI ने आंका है -4.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, केयर रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज A, -8% तक उन्होंने आंका है भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 21 के लिए। तो केयर रेटिंग्स ने 12 सितंबर को अपनी जीडीपी प्रोजेक्शन को रिवाइज किया है फ्रॉम 6.4% टू -8% वित्त वर्ष 21 के लिए। इससे पहले जो उन्होंने अपना एस्टिमेट दिया था भारत की जीडीपी को लेके वित्त वर्ष 21 के लिए वो था -6.4%। और ये जो उनका जो जीडीपी का अनुमान था ये था कि जब भारत में लॉकडाउन और अनलॉक के प्रोसेसेस शुरू हुए थे उसके ऊपर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, सितंबर का दूसरा शनिवार को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है,
ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि फर्स्ट एड कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इससे काफ़ी ज़्यादा जो इंजरीज है वो बच सकती हैं और लोगों की जानें भी बच सकती हैं। पहली बार ये मनाया गया था 12 सितंबर को, सॉरी, पहली बार ये मनाया गया था वर्ष 2020 में 12 सितंबर को। तो चलिए अब बात करते हैं कि 2020 का वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का थीम क्या है। वो है फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, हिंदी दिवस हर साल भारत में किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज डी, 14 सितंबर को हर साल भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1945 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है भारत की, उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुना था फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस डे कब कब मनाए जाते हैं। तो अरबिक मनाया जाता है 18 दिसंबर को, इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को, चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है 20 अप्रैल को, फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाया जाता है 20 मार्च को, रशिया जो लैंग्वेज है वो मनाया जाता है 6 जून को, और वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, डोमिनिक थियम ने जीता है यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल्स फाइनल। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियन बन गए हैं और उन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को। और इसके बाद ये जो 13 सितंबर को यूएस ओपन फाइनल हुआ है, इसमें वो विजेता बने हैं। चलिए अब बात करते हैं डोमिनिक थियम के बारे में। डोमिनिक थियम ने 3 फाइनल्स को लूज किया है और अब 27 वर्षीय डोमिनिक थियम दुनिया के यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। और मेरिन सिलिक जो 2014 में हुआ था, उसके बाद ये उनका पहला मेरिन ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। इसके साथ साथ वो पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने यूएस ओपन टाइटल 2 सेट्स डाउन से जीता है सिंस पैंचो गोंजालेस इन 1949। तो 1949 के बाद ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन टाइटल जीता है फ्रॉम 2 सेट्स डाउन। तो चलिए अब एक बार हम ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं टेनिस के बारे में। तो टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स है, जिन्हें मेजर्स भी कहा जाता है, वो 4 बार होते हैं सालों में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। तो एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट्स में होता है, और ये होता है मिड जनवरी में। हार्ड कोर्ट होता है, यानी कि जो उनका कोच होता है वो होता है सीमेंटेड। अब हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, वो होता है लेट मई से अर्ली जून के बीच में, और उनका जो कोर्ट होता है वो होता है क्ले का, यानी कि लाल मिट्टी का। अब हम बात करते हैं विंबलडन के बारे में, जिसे यूके ओपन भी कहा जाता है, और इनके जो कोर्ट्स होते हैं वो ग्रास कोर्ट्स होते हैं, और ये जून से जुलाई के बीच में कंडक्ट होता है। और अब हम बात करेंगे यूएस ओपन के बारे में, जो कंडक्ट किया जाता है नॉर्मली विद इन द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड सितंबर, और इनके कोर्ट्स भी हार्ड कोर्ट्स होते हैं, यानी कि सीमेंटेड। आपको लग रहा होगा कि मैं कोच के बारे में इतना क्यों डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि 2017 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रेंच कोच मतलब उनके कोच कैसे होते हैं, विंबलडन के कोच कैसे होते हैं। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि इनके कोच कौन कौन से होते हैं। और इसके अलावा जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें 5 कैटेगरीज में खेला जाता है: मेन सिंगल्स, विमेन सिंगल्स, मेन डबल्स, विमेन डबल्स और मिक्स्ड डबल्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में किसने जीता था मेन सिंगल्स, विमेन सिंगल्स और ये सब खिताब। तो मेन सिंगल्स हाल ही में जीता है डोमिनिक थियम ने, हराकर अलेक्जेंडर
जेवरव को, जो कि रनर अप है। इसके अलावा हमने कल ये पढ़ा था कि विमेन सिंगल्स जीता है नाओमी ओसाका ने विक्टोरिया अज़रेंका को हराकर, जो कि रनर अप है। इसके अलावा मेंस डबल जीता है मेट पेविक और ब्रूनो सोरस ने वीजली कूलहॉफ एंड निकोला मेक्टिक को हरा करके, जो कि रनर अप है। विमेन्स डबल जीता है लॉरा सीजमुंड एंड वेरा जेवनोरा ने निकोल मेलेचर और जू यफान को हरा करके। और मिक्स डबल इस वर्ष कैंसिल हो गए थे ड्यू टू कोविड-19। इस वर्ष खाली 2 ही टूर्नामेंट्स हुए हैं, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन और विंबलडन कैंसिल हो गया ड्यू टू कोविड-19। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, F1 रेस का ड्राइवर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में ल्यूइस हैमिल्टन ने अपनी 90th करियर विक्ट्री को मार्क करते हुए और मर्सिडीज के उनके जो टीममेट हैं वैल्टरी बोटस को हरा करके जीता है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। इसके अलावा वैल्टरी बोटस आए हैं दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर है रेड बुल के थाई ब्रिटिश ड्राइवर जिनका नाम है एलेक्स एल्बन। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ष 2020 में जितने भी F1 के रेसेस हुए हैं उनके विजेता कौन कौन हैं। तो सबसे पहले हुआ था स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स जिनके विजेता है ल्यूइस हैमिल्टन फ्रॉम मर्सिडीज ब्रिटेन। उसके बाद हुआ था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जिनके विजेता है वैल्टरी बोटस मर्सिडीज फिनलैंड। हंगेरी ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है ल्यूइस हैमिल्टन। इसके अलावा जो F1 का 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स था उसके विजेता है मैक्स इमिलियन वर्स्टापेन फ्रॉम नेदरलैंड्स। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है ल्यूइस हैमिल्टन और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है पियरी गैस्ली। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, एसएससी रिलेटेड हो, रेलवेज रिलेटेड हो, जैब रिलेटेड हो, कैब रिलेटेड हो या फिर पैरा 13.2 रिलेटेड हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना डिजायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे अपने अकाउंट में 24/7। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।